सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं महरूख शहरियार। आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक मुस्बत खबर के साथ। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर यह है कि आलमी एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B- पर ही बरकरार रखते हुए आउटलुक को मुस्तहकम करार दे दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मुल्क माली दबाव, बैरूनी अदायगियों और तवानाई बहरान जैसे कड़े इम्तिहान से ऑलरेडी गुजर रहा है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी, शरह सूद को 10.5% तक लाना और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा माशी इस्तेहकाम की निशानियां होती हैं। आदाद शुमार बता रहे हैं कि GDP ग्रोथ 3.1% तक पहुंच सकती है, जबकि महंगाई 7.9% के करीब रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन खतरात अब भी मंडला रहे हैं क्योंकि तवानाई के शोबे में बैरूनी इन्हिसार है, आलमी तेल कीमतों में इजाफा है और करंट अकाउंट डेफिसिट की वापसी जैसे चैलेंजेस बरकरार हैं। मईशत तो संभल रही है मगर आवाम पर महंगाई का बढ़ने का खदशा अब भी मौजूद है। तो क्या ये इस्तेहकाम वक्ती है या फिर पाकिस्तान वाकई माशी मजबूती की जानिब गामजन हो चुका है? प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें इकोनॉमिस्ट हारून शरीफ साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। हारून साहब, हम हमेशा देखते हैं फिच रेटिंग पाकिस्तान के हक में होती हुई नजर आती है, कभी मुस्तहकम रहती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन जिसके समरात हैं वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच पाते? बार बार जिक्र किया जाता है कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है, मईशत परवान चढ़ रही है, लेकिन जो महंगाई है उसमें इजाफा वहीं का वहीं रहता है। जी, ये जो फिच की या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की या मूडीज की कंट्री रेटिंग्स हैं, ये आपका इस्तेहकाम जो बताती हैं, ये मेनली जो हमारे इंटरनेशनल लेंडर्स हैं ये उनसे लिंक्ड होती हैं। तो ये इनका ये कहना कि ये कोई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर पॉजिटिव लाएगी, ये इंटरनेशनल जो हमें कर्ज देते हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बॉन्ड मार्केट्स हैं, वो इसको बहुत केयरफुली देखते हैं। ये एक अच्छी बात है कि फिच ने अपनी रेटिंग मेंटेन की है B-, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जो डेटा उनके पास गया है, जिसकी बेस पे की है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो डेटा पाकिस्तान के ब्यूरो से और बाकी सोर्सेज से, ये ईरान वॉर से पहले का है। ये डेटा अब जून के अंदर क्रूशल आएगा कि उसकी बेस के ऊपर रेटिंग्स को रिवाइज किया जाएगा। अल्लाह करे कि स्टेबिलिटी आ जाए और रेटिंग मेंटेन हो या बेहतरी की तरफ जाएं, तो हमारे जो कर्ज लेने की सलाहियत है वो उससे मुतासर नहीं होगी। अवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, वो हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ को पीपल सेंट्रिक करना पड़ेगा और बड़ी फंडामेंटल तब्दीलियां लानी पड़ेंगी ताकि जो हमारी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है वो अवाम की जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो सके। सही। तो हारून साहब, करंट अकाउंट डेफिसिट भी हम देख रहे हैं वही का वही है, कहीं कभी बढ़ता हुआ नजर आता है। इसके अलावा और दूसरे मामला जो हैं उसके हवाले से भी खबर यही मौसूल होती है कि उसमें बेहतरी नहीं आ रही है, जबकि दीगर जो और दूसरे सर्वेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब गामजन है। तो इसको फिर किस तरह से रिलेट किया जा सकता है कि एक जानिब ज़ाहिर आवाम के जो जहनों में सवाल होता है वो यही होता है कि जब आप ये बात करते हैं कि मईशत ऊपर जा रही है, इस्तेहकाम उसमें आ रहा है, तो फिर आवाम को उसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा होता? कि मईशत के 2-3 पहलू होते हैं। एक जिसकी आप बात कर रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की या इंटरेस्ट रेट की या फॉरेन एक्सचेंज की, ये हमारी एक मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी ग्लोबल डीलिंग्स हैं उसकी स्टेबिलिटी की बात है कि हम कर्ज दे सकते हैं टाइम के ऊपर, हमारे पास एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का कवर कितने हफ्ते का या महीनों का अवेलेबल है, दुनिया कैसे देख रही है। Right. असल चैलेंज ये होता है कि इस स्टेबिलिटी को आप कैसे कन्वर्ट करें लोगों की खुशहाली में। वहाँ पाकिस्तान हिस्टोरिकली कमज़ोर रहा है, अभी भी कमज़ोर है। देखिए, लोगों की खुशहाली कैसे आएगी? जब हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स जो जॉब क्रिएट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी की बेस पे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जब वो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। खाली GDP ग्रोथ या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये नहीं बताती है, ये बड़ा टारगेटेड स्ट्रेटजी बतानी पड़ती है कि जी हमारे मसलन करंट सेक्टर्स जो हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, ये अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं डबल कर रहा, एक्सपोर्टर आगे क्यों नहीं जा रहे, क्या बैरियर्स हैं, कैसे हम उन बैरियर्स को पॉलिसी से, फाइनेंसिंग के हैं, यूटिलिटी बिल्स के हैं, रेगुलेटरी हैं,
ये बड़ा एक फोकस्ड करके हमें टारगेटेड, जैसे ईस्ट एशिया ने की थी, वहाँ हम करेंगे तो अवाम के हालात बेहतर होने शुरू होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, जॉब्स निकलेंगी, टैक्स बढ़ेंगे क्योंकि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। यहाँ पर पाकिस्तान की एक कमज़ोरी है और वो स्पेस हुकूमत को खोल के एक्सपर्ट्स को बीच में लाना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी is continuously perpetually failing to do so. Exactly. एहतिशाम साहब, क्या बैरियर्स हैं, क्या हर्डल्स आप समझते हैं कि हम जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर पा रहे होते, और जितनी भी रेटिंग्स के जो समरात हम तक नज़र आ रहे होते हैं वो हम आवाम तक पहुंचा नहीं पा रहे होते? देखो मारूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि अब आजकल के ज़माने में जब आप देखते हैं दुनिया खजानी कैफी से गुजर रही है, जंग का माहौल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो है ना डूबती तैरती नज़र आती हैं। ऐसे में हम जैसे डेवलपिंग मुल्क का सरवाइव कर लेना भी मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है। और फिर ये बड़ी बेरहम होती हैं अपना रेटिंग एजेंसीज़, ये तो अपना तजिया देती रहती हैं। फिच का ये तजिया दे देना और इसको अपनी उस रेटिंग पे बरकरार रखना, और पहले की अगर हम रेटिंग देखें इसकी मूडीज़ की, वो उसको स्टेबल CCAA1 और फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर की भी नेगेटिव सॉवरेन रेटिंग, तो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है बड़ी सेटिस्फाइंग है। अरुण साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। लॉन्ग वे टू गो जब बात होगी तो हमें बहुत कुछ अपना घर को इन हाउस ऑर्डर करना पड़ेगा। अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं, एक मैं बात करूंगा फिर मैं भी मारूफ हारून साहब से सवाल पूछूंगा। देखें इस वक्त जो मुश्किल पेश आ रही है मारूफ वो ये है कि हमारे जो 21 बिलियन डॉलर के रिज़र्व्स थे और जिसमें 5 बिलियन डॉलर के कमर्शियल बैंक्स के हैं, 16 बिलियन डॉलर के हमारे स्टेट बैंक के हैं, उसमें से तकरीबन 5 बिलियन डॉलर अभी इस अप्रैल के महीने में निकल जाएंगे। इसमें 3.5 बिलियन डॉलर UAE का जो हमने पैसा वापस करना है और 1.3 बिलियन डॉलर हमने यूरो बॉन्ड जो मैच्योर हो चुका है उसकी पेमेंट करनी है। अब जो इत्तलात आ रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, आपने देखा इस क्राइसिस के दौरान सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर आए थे और इत्तलात यही है कि 5 बिलियन डॉलर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हमारे स्टेट बैंक में। और ये जो एक बड़ी कड़ी शर्त रहती है IMF के जी 3 महीने की इंपोर्ट के बराबर आपके रिजर्व्स होने चाहिए, वो होपफुली मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन बात वही है जो अरुण साहब कर रहे हैं, तो फिर आपने डे टू डे बुनियादों पर सर्वाइव करना है। अच्छी बात है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF 3.1%, 3% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से बड़ी अहमियत है। देखें चाइना को आप देखें मारूफ कि आजकल के ज़माने में उनका 8% ग्रोथ रेट है, मार्च के महीने में 2.7% का ग्रोथ रेट रहा है। इतनी तेज़ी के साथ नीचे आया। 350 बिलियन डॉलर की कहा जाता है उनका ट्रेड है, इसके ज़रिए अपना हरमत कर दिए, तो वो परेशान हुए हैं, तो हमारी तो बात ही कोई नहीं है। Exactly. एक चीज़ अरुण साहब बताइएगा जो मेरा बड़ा कंसर्न है कि इस वक्त हमारे जिस तरीके से रिजर्व पर बड़ा शदीद दबाव आ चुका है, अब ये शार्प डिक्लाइन के बाद अब हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे? क्या डे टू डे बुनियादों पे हमें कोई पैसा मिलेगा तो करेंगे? हमारे क्यों नहीं जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, रेमिटेंस 38 बिलियन डॉलर तक गई हैं, अभी क्या वजह है कि एक मुद्दत होगी इस हवाले से हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे रिसोर्सेज जनरेट नहीं हो रहे, नहीं हम डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे एक्सपोर्ट की मार्केट, रेवेन्यू हमारे कम होते चले जा रहे हैं जिस तरह बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे। तो आपको लगता है कहाँ है कि गलती कहाँ पे हो रही है? ये श्याम साहब, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन आपने रेज किया जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था, देखिए रिजर्व्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जिसके ऊपर कोशिश की जा रही है कि डेट को डेट से स्वैप कर लें, UAE का पे कर दें, यूरो बॉन्ड का पे कर दें और सऊदी अरब और कतर से हम साल का कर्ज जिसको डिपॉजिट कहते हैं लेके इसी सतह पर मेंटेन रखें। दूसरा ये है कि अगर हमारी रेमिटेंस के अंदर भी जून में कुछ कमी आती है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस और हमारी ऑयल प्राइसेस का जो बिल इंपोर्ट का बढ़ा हुआ है उससे भी आपका करंट अकाउंट पे प्रेशर आता है, तो हमारे पास एक ही चारा है कि जो हमारे 1-2 सेक्टर्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्सपैंड नहीं कर रहे। आप उनके साथ बैठे, मैंने अभी कल ही नंबर्स देखे हैं, जैसे हमारी वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, निटवेयर है एंड स्टिच गारमेंट्स हैं, वो 50% से ज़्यादा हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट हो चुके हैं। IT की जो हमारी वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो कोई 10% अरब डॉलर, उनके पीछे खड़े हो जाएं और उनकी कैपेसिटी को डबल करें क्योंकि वो कंपेटिटिव है। जो लोग कंपेटिटिव नहीं हैं उनका हाथ जरा छोड़ दें। ये दूसरा तरीका है जो कि ईस्ट एशिया ने किया था, जिसको वो पिकिंग विनर्स कहते हैं कि और सस्टेनेबल वही है। तीसरा तरीका ये है कि जो हम डेट मांग रहे हैं, इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, इंटरनेशनल पोजीशनिंग अच्छी है,
हमें कोई एक दो बड़ी, लेकिन इसमें हारून साहब ये जो कहा जाता है कि जिस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को परफॉर्म करना चाहिए आजकल नहीं कर रहा, और जिस तरह कहा जा रहा है कि हमें जो बड़ी आस थी कि ये आप सीपैक के दूसरे फेज़ में जो 9 इकनॉमिक जोन बनने थे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आनी थी, वहाँ से एक्सपोर्टेबल सरप्लस निकलना था, जो मिडिल ईस्ट में सेंट्रल एशिया में जाना था वो जा नहीं रहा। तो हमारे लिए तो वो बैक टू स्क्वायर वाली बात आ गई है कि हम वही पुराना रह गया कि 4-5 बड़े आइटम हम जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट करके, टेक्सटाइल को देख लें आप, जिस तरीके से हम चमड़े का सामान है सर, ये क्या कहते हैं स्पोर्ट्स गुड्स हैं, और इस तरह की चीज़ें हम करके अपने मामला चला रहे हैं। तो ये कहाँ आप लगता है कि ये टेक्निकली चाइना के साथ हमारे मामला क्यों नहीं तय हो सके? जो वादे किए गए थे हमारे साथ कि ये 9 इकनॉमिक जोन बन जाएंगे, यहाँ पे फंडिंग आएगी, पैसा लगेगा और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट होकर जाएंगी, वो काम नहीं हुआ। जी सर। जी, आपको पता है मैं तो इसका इकोनॉमिक जोन्स का और सीपैक का, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का, पाकिस्तान का मिनिस्टर भी रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर बड़ा क्लियर है और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सीपैक अलोन वहाँ से चीन से पैसा आके हमारी मुश्किलात का हल नहीं है। जो कहते रहे हैं गलत कहते रहे हैं, जब तक कि हम प्राइवेट कैपिटल को सीपैक में पाकिस्तान से अट्रैक्ट नहीं करते। और प्राइवेट कैपिटल पाकिस्तान का आएगा, चीनी कंपनियां उससे पार्टनरशिप करेंगी तो काम चलेगा। कोई आदमी बाहर से आके रिलोकेट करके पाकिस्तान के मरूजी हालात में नई फैक्ट्रियां अभी चाहे जोन हो चाहे ना हो तैयार नहीं है। जितने चले हैं आप देख लें वो भी जॉइंट वेंचर्स हैं। वहाँ हमारी पॉलिसी का श्याम साहब बड़ी कमज़ोरी है कि ना हमारे पास लॉन्ग टर्म उनके लिए प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, ना हमारे पास हमने कोई पूल ऑफ फंड बनाया है कि मार्केट सर्च करें और फिजिबिलिटियाँ बना सकें, ना हमने जॉइंट वेंचर्स के लिए रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, क्योंकि चीन के कारोबार करने के तरीके फ़र्क हैं, हमारे फ़र्क हैं, और ना ही हमने कंपेटिटिवनेस के लिए इकोनॉमिक जोन को यूटिलिटीज़ और जो चीज़ें चाहिए बर वक्त फराहम की हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप जो विनर सेक्टर हैं, जो कंपेटिटिव हैं, उनकी चीनियों से पार्टनरशिप कराएं ताकि वो कंपनियां लगाएं और उनका बिजनेस ये लोग मैनेज करें। आई थिंक पॉलिसी के अंदर एक तो मैं ये सख्त बात है, सीपैक का अब क्योंकि फेज इंडस्ट्री का है, उसको इमीडिएटली प्लानिंग कमीशन से निकाल देना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट हाउस बनाएं जिसमें बैंकर्स हों, इंजीनियर्स हों, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हों, वो उसको चलाएं तो मामला आगे जा सकता है। ठीक है हारून शरीफ साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर द सेगमेंट। एहतशाम साहब मौजूद होंगे। नाज़रीन, ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात करें तो उसकी सूरत हाल ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर चुकी है। अमरीकी नाकाबंदी और चीन के मुस्तरद के बयानी के बाद हम देख रहे हैं कि ख़ित्ते को नई जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सदर के उल्टे सीधे बयानात हैं और धमकियों के जवाब में नेटो इत्तेहादियों ने भी ट्रंप का साथ ना देने का ऐलान किया है। और आपको ये भी बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है कि ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी 5 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश कर दी थी, मगर अमेरिका ने इसे 20 साल पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। इसी पर डेडलॉक चल रहा है। लेकिन साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि ईरान से मुज़ाकरात में अमेरिका कमज़ोर पोजीशन पर है। दूसरी तरफ नज़रें एक मरतबा फिर से पाकिस्तान पर लग गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अब चीन, जापान और कनाडा भी अमन को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी बरकरार है और मामला सुलझाने के लिए राबतों का सिलसिला भी जारी है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की ये सिर्फ दुनिया को बड़ी जंग से बचा पाएगी या फिर आबनाए हुर्मुज़ शोलों की लपेट में ही रहेगा। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा साबिक मुशीर सदर ट्रंप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिपब्लिकन एक्टिविस्ट साजिद तारड़ साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता रात से खबरें गर्दिश कर रही थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से मुतालिक, और हमने देखा जैसे यहाँ पर 7 बजे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर कॉर्डन ऑफ शुरू हो गया, जिसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है?
जी मारूख, मैं बात शुरू करूंगा। जेडी वैंस ने जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 सवाल लिए थे उसमें उन्होंने पहले ये बात कही थी कि मैं 2 चीज़ें हैं, 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर शायद नहीं है। तो अच्छी खबर से शुरू कर लेते हैं। देखें, इस्लामाबाद में जो बात हो रही है, लेटेस्ट मेरी तला मारूख ये है कि 2.0 की बात हो रही है, यानी फॉलो अप विजिट की बात हो रही है। सेकंड वर्जन जो है ना बातचीत का, वो क्या होगा, ये कहा जा रहा है, लफ्ज़ यूज़ किया गया कि दी इम्प्रूव्ड एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ टॉक्स। ये बड़ा वाज़े तौर पे जो तीनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का नतीजा निकला इन दोनों में, जो बैकग्राउंड में बातें अभी चल रही हैं उसमें ये है कि बातचीत का दूसरा दौर होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए ये तय किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि जी इस्लामाबाद में बातचीत होगी, और जिस पे अमेरिका भी यही चाहता है और ईरान भी यही चाहता है। जो खबरें आ रही थी कि शायद ये सऊदी अरब अपना कतर में या फॉर दैट मैटर अपना टर्की में होंगी, तो वो कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मारूफ, जो खबर वाली बात है, वही है कि जो आप बड़ी हमारे लिए बड़ी सेटिस्फाइंग है पूरी दुनिया के लिए। जेडी वैंस ने जाते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से एक बात की है जो मुझे पता चली है। उन्होंने कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, कंटिन्यू डूइंग इट। ये कहने का मतलब बड़ा वाज़े तौर पे जब मैंने पता किया राइट लेफ्ट से, तो उन्होंने कहा किया है कि जी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, ये तातुल ज़रूर आया है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक, और दूसरा जो जुमला अपना क्या कहते हैं ईरान के स्पीकर हैं असम्बली के बाकर कालीबाग साहब ने जो बात की है अपने हमारे फील्ड मार्शल साहब से कि हमें पूरा आप पे भरोसा है, आप मुज़ाकरात को आगे लेके जा सकते हैं। और अब्बास अरागची का तो आपको याद है कि जो उनका ट्वीट है मारूफ, उन्होंने कहा कि वी वर इंच अवे फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी थी। अब यही है कि कहा जा रहा है कि गलती कहाँ पे हुई। आपने देखा कि स्टेज बीच में रात को 3:30 बजे आ गई थी कि जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तैयार हो गई थी, अनाउंसमेंट होनी थी, इस्लामाबाद एकॉर्ड की बातें हो गई थी। एक मामला बीच में आया, वो था कि जी एक बड़ी हार्ड लाइन न्यूक्लियर वाली ले ली गई, जिसके बाद ये तीखा हमले का मामला रुक गया। और फिर जाते हुए जेडी वैंस ने ये भी आपने देखा, रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने नेतन्याहू को फ़ोन किया, और वो तो बहुत ही जिसको कहते हैं अफसोसनाक बात है, जिसमें वो अपनी काबीना को कहता है कि मुझे जेडी वैंस ने रिपोर्ट किया। वो हर बात में कहता है मुझे रिपोर्ट करने का मतलब है कि आई एम दी बॉस। अब बहरहाल उन्होंने उनसे बात की। अब असल बात ये कि वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ वाशिंगटन में बदल गई है कि आप देख लें, डीप स्टेट ने, मैंने कल भी आपको बताया था, आज वहाँ पे जो सूरत हाल है, सेंट कॉम के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं ना, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है अनमैनेजेबल वॉर है। इसमें ना हम अपना हरमुस को रोक सकते हैं, ना कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम इसको ब्लॉकेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्ट किया है चाइना ने, और उनके पीछे आके चाइना रशिया और यूरोपियन यूनियन खड़े हो गए हैं, वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आप कोई बीच का रास्ता ढूंढें। तो वो बीच का रास्ता जो है ना, वही फिर रोड टू इस्लामाबाद वाली बात हो रही है कि किस तरीके से ये बातचीत जो रुकी है इसको आगे ले जाया जाए। अच्छी बात है कि जो इतलात कुछ बारूक ये भी आने हैं कि जो एक बड़ा हार्ड एंड स्टांस है ना ये इनका ईरानियों का, जो कह रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि जी ये 60% जो आपके पास एनरिच यूरेनियम है 450 किलोग्राम, उस पर बहस हो रही है कि आप अमेरिका को देंगे, हमें देंगे। एक ये भी बात हो रही है कि अमेरिका ने कहा है कि ठीक है, आप अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनपीटी के आप सिग्नेटरी हैं, तो आप पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा उनके लिए, उनको लगता है कि हमारी प्राइड के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान नहीं, हम अपने तौर पे करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा इख्तलाफी मसला है। बीच में आ गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, उनके लोग ये कह रहे हैं, ट्रंप को एश्योरेंस दिलवाई उन्होंने कि जी ये 2015 के एग्रीमेंट में भी हमने तय किया था, हम हर साल ईरान जा रहे हैं, हम उनसे बाकायदा हमको सर्टिफाई करते हैं कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन नहीं हो रही, उस ट्रीटी पे अमल कर रहे हैं, तो कहते हैं इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इजरायली लॉबी का, सैनी लॉबी का बहुत ज़्यादा दबाव है। लेकिन अब देख लें जिस तरीके से मारूफ उन्होंने सारी दुनिया से लड़ रही है, 2 अरब 40 करोड़ जो ईसाई लोग हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने सारे के सारे ट्रंप के हो गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही जिसको कहते हैं ऐसे कॉर्नर में फंस गए हैं। आपने देखा उस तरह के अब सख्त बयान नहीं आया उनका कि हम तबाही फेर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब फिर पाकिस्तान की तरफ नज़रें हैं कि पाकिस्तान वहीं से उस थ्रेट को पिक करे और मामले को आगे लेकर जाए। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। बड़े आपने देखा इस वक्त जो बैठे हुए हैं सैबोटाज करने वाले, इजराइल भी और इंडियन भी हैं, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री क़यादत ने जो काम करके दिखाया। आज न्यूयॉर्क टाइम की 2 बड़ी खबरें मारूफ जिसमें बड़ा वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एंड सिविलियन लीडरशिप दिस वुड नॉट हैपन। ये जो बातचीत हो गई है, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। आज पाकिस्तान सेंटर बना हुआ है पीस का, तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से खबरें हम तक पहुंच रही हैं उससे तो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि बड़ी जल्दी राब्ता होगा। एक तो खबर आ गई थी कि जी 16 तारीख को, 2 दिन के बाद, 16 को तो नहीं आएगा, फाइनेंशियल टाइम ने भी कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा है। लेकिन मुझे जो लेटेस्ट पता चला है कि
कि इस महीने के अंदर अंदर ये मुज़ाकरात होपफुली इंशाल्लाह शुरू हो जाए। अच्छा, दोबारा शुरू हो जाएंगे। सर, ये साजिद तारड़ साहब साथ है ना, जरा उनसे भी ले लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो वहाँ पर हैं, सारे मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस वंस अगैन, क्योंकि हम ट्रांसमिशन में भी इस हवाले से मुस्तकिल बात करते रहे तारड़ साहब, और मुझे पता है कि बड़ी मसरूफ आपका वक्त होता है, आप वक्त दे रहे हैं। दो अहम पॉइंट पर हमने बात की कि जहाँ पर हमने देखा कि डायलॉग डेडलॉक का शिकार हो गए थे। एक तो वो यूरेनियम वाला मामला, उसकी इन्रिचमेंट से मुतालिक वो एक तरफ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को अगर हम देखें तो गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि इस मामले में काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। अब हम देख रहे हैं कि रात को ये कहा गया कि 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है उसकी नाकाबंदी शुरू कर देंगे, और एग्जैक्टली हमने देखा भी वैसे ही कि पाकिस्तान में शाम के 7 बजे और 2 जहाज़ वहाँ पर पहुँचे, बताया जा रहा है कि जी उसकी नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। सो ओवरऑल इस सिचुएशन को किस तरह से देखा जा रहा है, खासतौर पर अगर मैं अमेरिकन नेशन की बात करूँ, वो इसको किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि वो तो इसके अगेंस्ट है। दूसरी जानब ईरान ये कह रहा है कि टोल हम लेंगे, इसकी नाकाबंदी अगर हुई तो फिर किसी भी किस्म का सख्त किस्म का जो जवाब है उसके लिए अमेरिका को तैयार रहना होगा। अर्ज ये करना चाहूंगा कि बरतानिया के वजीर आजम ने कहा है कि हम इस बात पे समिट करने जा रहे हैं और हमारे बयानियों को 40 से ज्यादा ममालिक की सपोर्ट हासिल है। और दूसरा, जो ईरान ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है कि उन्होंने यूके और फ्रांस को कहा है कि आप अपना तेल यहाँ से ले जा सकते हैं, लेकिन तेल लेके कहाँ जाएंगे। अब दूसरा उसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है। ईरान ने अभी ईरान के वजीर खारजा इराकची ने अभी सऊदी अरेबिया और कतर के वज़ीर खारजा से बात की है और अपने जो उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश की। तीसरा रिएक्शन जो आया है वो चाइना की तरफ से आया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ से इशारा ये था कि हम सिर्फ ईरान की बंदरगाह को उसको एम्बार्गो करेंगे। तो दर हकीकत एक तो वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा चाइना पे होगा। तो इस वक्त मुझे लग रहा है चीज़ें एस्केलेट होंगी। अमेरिका के खिलाफ काफ़ी रिएक्शन है। अमेरिका के अंदर से मैं बताना चाहूँगा कि 3 जरीदों ने इसके ऊपर आज रिस्पॉन्ड दिया है। एक तो ब्लूमबर्ग ने है, इकोनॉमिस्ट ने दिया है, और उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस वक्त ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने इस चीज़ को खबर दी है कि शायद लिमिटेड वेपन इसके बारे में सोचा जा रहा है। इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वो उनका जो तज्जिया है इसके खिलाफ है, बरअक्स है। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई विजन मौजूद नहीं है, जिसके मुताबिक वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे गड़ा और पीछे खाई है। और मेरे ख्याल में बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो आबनाए हरमूज को चोक करने से ना सिर्फ ईरान अकेला चोक नहीं होगा, जो यूएस एलाइज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी चोक होंगे। और यही मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अरसा नहीं चल पाएगा। प्रेशर क्रिएट करने की एक टैक्टिक्स है। अभी तक सीज फायर के 12 दिन मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर किसी टर्म्स पे आ जाएगा। आबना हरमूज को जो उसकी ओरिजिनल उसका स्टेटस था उसी में बहाल किया जाए। इलेक्शन आने वाले हैं, हर जगह इस हवाले से बाज गश्त भी है। अब हालिया पॉलिसीज़ हैं ट्रंप की, एक जानिब वो रख लें और एक जानिब अगर हम ओल्ड पॉलिसीज़ की बात कर लें तो दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इसकी मजम्मत होती नज़र आ रही है क्योंकि पूरे मुल्क में अब जितनी भी स्टेट्स हैं, जाहिर है एक बड़ा एहतजाज हमने देखा कि वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 7 मिलियन पीपल बाहर निकले, जो कि एक बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है। सो इसके अलावा वहाँ पर महंगाई का बहुत ज़्यादा इस वक्त हवाला दिया जा रहा है कि जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जो अवाम है वो महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा एक और बात ये भी है कि ट्रंप की मकबूलियत पर फिर बात आ जाती है, खासी उसमें कमी आ चुकी है। सो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि आगे आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के अंदर, हमने बार बार पहले भी जिक्र किया अपनी मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस के अंदर, कि क्या हो सकता है आगे आने वाले इलेक्शन में, क्या जो इनका ग्राफ है वो मजीद गिरावट का शिकार हो सकता है? यहाँ पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि अमेरिका अभी तक कोविड सिंड्रोम से बाहर नहीं आया। अभी तक अगर देखा जाए तो कोविड के बाद का जो सप्लाई चेन बंद था वही नहीं पूरे तरीके से रिस्टोर हो पाया। इस जंग से पहले भी जो नंबर 1 इशू अमेरिका के अंदर था वो इन्फ्लेशन था, महंगाई थी, और रिपब्लिकन पार्टी बार बार ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती रही डोनाल्ड ट्रंप साहब के आप मिड टर्म का जो सबसे बड़ा हर्डल होगा महंगाई, उसके ऊपर तवज्जो दें। लेकिन उसके बरअक्स इस जंग की वजह से महंगाई मजीद बढ़ी है। यहाँ आज खबरें आ रही हैं कि मैकडॉनल्ड ने भी रिएक्ट किया है और स्टारबक्स पे इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है प्राइसेस के ऊपर। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अपहिल बैटल होगा रिपब्लिकन पार्टी के लिए मिड टर्म इलेक्शंस में। 2 क्वेश्चन होंगे, एक तो महंगाई का हल लोग पूछेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होगा
कि हम ईरान के ऊपर क्यों गए, क्या ये इजराइल की जंग थी या अमेरिका की जंग थी, और अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल की हम कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं, कितनी कीमत हम अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस वक्त दो चीजें सामने आ रही हैं। एंटी इजराइल सेंटिमेंट जो है दे आर ऑन द राइज। पहले भी आपने देखा होगा गजा के रिएक्शन पे ममतानी साहब इलेक्शन जीत गए थे न्यूयॉर्क में, और 33% यंग जूइश लोगों ने भी उनको वोट दिया था। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर ओपिनियन जो है वो चेंज होती नजर आ रही है। सही है तारिर साहब, अब हमने सुना तो ये था कि ट्रंप आएंगे तो अमन होगा, अमन कायम हो जाएगा, दुनिया की तमाम जंगें रुक जाएंगी। शुरू में हमने देखा भी ऐसा हुआ भी, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने जंग में खुद को धकेल दिया है और लोगों के सामने बिल्कुल एक अलग नज़रिया सामने आ गया है। ट्रंप जिस तरह के दावे करते आए, अब जो कुछ वो कर रहे हैं सब कुछ उसके बिल्कुल बरक्स है। वहाँ पर लोग उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो वहाँ पर जन्म ले चुके हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में अमेरिका आने वाले वक्त में किस तरह से रिएक्ट करेगा? देखें, यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, इराक की जंग के बाद लीबिया की जंग और उसके बाद फॉल ऑफ काबुल, लोग बिल्कुल बेजार थे, एंटी वार हो चुके थे, और इसी वजह से उन्होंने उम्मीदवार प्रेसिडेंट ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप को पिक किया था, जिन्होंने बार बार ये बताया कि वो एंटी वार हैं, और उनके इवन देन पहले पीरियड के अंदर एक भी सिंगल नया कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आया था। मैं बजाते खुद मैं 3 इलेक्शन कैंपेन्स में उनके साथ रहा हूं, उनके साथ ट्रैवल करता रहा हूं। वो हमेशा एंटी वार रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहे हैं, और उन्हें अंदाजा था कि किस तरीके से पेंटागन डीमोरलाइज हो चुका है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। तो मेरे ख्याल में, और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब ट्रंप साहब खुद व्हाइट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने 8 महीनों की 8 जंगें, और उसके बाद नोबेल पीस प्राइज की उम्मीदवार, और फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ पीस, और फिर उसकी पहली मीटिंग, और फिर उसके चंद ही दिनों के बाद एक नई जंग का आगाज। ये ना सिर्फ पूरी दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है, मेरे लिए भी एक सवालिया निशान है। अब उसमें जरा देखना ये चाहिए कि मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इजराइल, जो मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू के ट्रिप्स अगर गूगल करके देखा जाए, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में आए हैं, उन्होंने कितने फ्रीक्वेंट ट्रैवल किए हैं, लॉबी करने की कोशिश करते रहे। आपने देखा होगा कि हमारे पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी ये कहा है कि ज़ायनस माइंडसेट, बीबी नेतन्याहू ने मुसलसल पिछले 2 सदूर को भी यही कन्विंस करने की कोशिश की कि आए आप मिडल ईस्ट में हमारी जंग लड़ें। तो मेरे ख्याल में जो 45 साल का जो मंसूबा था ज़ायनस के, अमेरिका को घसीट के मिडल ईस्ट में लाया जाए और इजराइल की जंग अमेरिकन लड़े, तो मेरे ख्याल में उसमें वो कामयाब हुए। अब उनकी कामयाबी के पीछे एलिमेंट क्या था? अब ये खबरें निकल रही हैं कि उन्होंने आके वेनेजुएला की जंग के बाद एक प्लान सामने रखा कि आप ईरान आएंगे, उनकी जो पुरानी रजीम है उसका खात्मा किया जाएगा, और उसके बाद रजा शाह पहलवी को हम यहाँ से लेके जाएंगे, और वो जाते ही तेहरान के अंदर इजराइल की एम्बेसी खोल देंगे। उसके बाद तेल भी हमारा और आबनाए हरमूज भी हमारा। और उन्होंने कहा कि आप वहां से ईरान की ट्रॉफी लेकर आएंगे, और अगले इलेक्शन भी 2028 के आपके। तो ये बड़ी एक रोजी पिक्चर ड्रा की गई, जिसकी वजह से आज अमेरिका दलदल में फंस चुका है। आज जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था, इकोनॉमिस्ट ने भी ये कहा है कि अमेरिका के पास कोई विजन नहीं है, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। सही है, ट्रंप की पॉलिसीज पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में यही कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। मिड टर्म इलेक्शन सर पर है, वो किस तरह से अपने ग्राफ को दोबारा से ऊपर लेकर ये देखना होगा। साजिद अरर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ अहम मामलात हैं उसको डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अफगान तालिबान रजीम की मुनाफिकत एक मरतबा फिर से बेनकाब हो गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक साबिक कौमी सलामती मुशीर अहमद ज़िया सिराज ने इंकशाफ किया है कि तालिबान का फितना उल खवारिज और दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ गहरा गठजोड़ अब भी मौजूद है। शवाहिद बता रहे हैं कि दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें, असलहा और हत्ता के खुदकुश हमला आवरों का तबादला भी जारी है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये गठजोड़ सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि खुद अफगान अवाम के लिए भी तबाहकुन साबित हो रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर एनालिस्ट। ज़ाहिर शाह साहब, पाकिस्तान में तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इनका सारा गठजोड़ है, नैक्सिस है, वहाँ तक पहुँचा जा रहा है, बेनकाब किया जा रहा है। मज़ीद क्या किया जा सकता है इस खतरनाक खेल को कि हम रोक सकें? बहुत बहुत शुक्रिया मारूफ। सबसे अहम इशू हाल ही में जो उरमची में बातचीत हुई है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है अफगान तालिबान के
फैक्टर मिडिल ईस्ट की जंग का भी है, क्योंकि जितना जो फाइनेंशियल सपोर्ट थी वो आपके मिडिल ईस्टर्न स्ट्रक्चर से मिलती थी, खासतौर पर जो यूएई के अंदर मुसाद रा और जो हॉस्टाइल कुव्वतें थी जो किस तरीके से इन दोनों ग्रुपों को, खासतौर पर जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशनल थे और जो खैबर पख्तूनख्वा के साबका कबायली इलाकों के अंदर ऑपरेशनल थे, उनका एक नेटवर्क बड़ी हद तक टूट गया है, क्योंकि वो चैनल तमाम जो है ना वो डिफ्यूज हो गए। अब इस वक्त अफगान तालिबान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, ना सिर्फ अहमद ज़िया सिराज, बल्कि आप देखें तो अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उनकी जानिब से भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम बारहा दिया गया है कि जो अफगान तालिबान रजीम है वो इंटेंशनली तमाम जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो तकरीबन 20 से 25 हज़ार के करीब दहशतगर्द हैं, वो सारे के सारे फॉरनर्स हैं, और उन्हें इन द वन वे या द अदर इनके सपोर्ट की बड़ी वजह ये है कि एक तो इन ग्रुपों को ये अपना बड़ा करीबी जहादी भाई कहते हैं, दूसरा आइडियोलॉजिकली वो इन दहशतगर्द ग्रुपों को दहशतगर्द करार देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप देखें तो हाल ही में जो चाइना में बातचीत हुई थी उसमें 3 बेसिक डिमांड्स पाकिस्तान ने पेश की हैं। पहली डिमांड जो इस वक्त आई है वो ये है कि टीटीपी, बीएलए या जो दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं जिन्हें इंटरनेशनली दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है, उन्हें अफगान तालिबान डिसोन करें और उन्हें दहशतगर्द करार दें। दूसरा, उनके जो ऑपरेशनल बेसिस हैं उनको जो है ना वो टारगेट किया जाना, ये इस आगे जो होने वाली बातचीत है उसकी मेन शर्त है। और तीसरा ये भी कहा गया है कि अफगान तालिबान रजीम कंक्रीट एविडेंस फराम करें कि इन दहशतगर्दों के ठिकानों, ऑपरेशनल बेसिस या उन ट्रेनिंग सेंटर्स को अफगान तालिबान रजीम ने जो है वो डिसमेंटल किया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे अब इस वक्त देखें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इफेक्टिवली जो ऑपरेशन लॉन्च किया था इनसाइड अफगानिस्तान, वो तमाम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, चाहे वो चमन बॉर्डर के साथ हैं, चाहे वो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं, या बाजोड़ और मोमन के बॉर्डर के ऊपर हैं, वो पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिए। कम अज़ कम 200-250 ऐसी चेक पोस्टें थी जो कि लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल होती रही। वो बज़ाहिर तो कहा जाता था कि ये अफगान तालिबान की चेक पोस्टें हैं, लेकिन बेसिकली वो अफगान इंटेलिजेंस नेटवर्क और टीटीपी, बीएलए, इसके अलावा जो दाइश खुरासान के कुछ नेटवर्क्स हैं उनके लिए एज अ लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल होती थी। और मेन उनका मोटिव ये था कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज किया जाए। मारूफ, इसमें बड़ा अहम फैक्टर जो बार बार हम जिक्र करते हैं कि जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक थे, खासतौर पर 3 ममालिक का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो यूएई है, बहरीन है और इसके अलावा कुवैत। ये ऐसे ऑपरेशनल बेसिस हैं जो कि रा और मुसाद के लिए फॉरवर्ड जो है बेस कैंप्स के तौर पे इस्तेमाल होते रहे, और इनका मेन मकसद साउथ ईस्ट एशिया, ग्लोबल साउथ का रीजन, चाइना और पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर जो है ना उसको जो है वो किसी भी तरीके से वोलेटाइल रखना था, और उसको जो है ना हम कह सकते हैं कि हॉट रखना था, ताकि ईरान के बॉर्डर के ऊपर जो एग्रेशन अमेरिकन और इसराइली कर रहे थे उससे पाकिस्तान की तवज्जो हटाई जाए। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का नेक्सस है, और मेरे ख्याल में आगे जो बातचीत कहा जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में दोबारा होगी, उसमें मेन डिमांड पाकिस्तान की यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न बॉर्डर जो है यूज़ नहीं होना चाहिए, और कंक्रीट गारंटीज में ये 3 डिमांड्स जो पेश की गई हैं उनका जो है ना वो फुलफिल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज़बरदस्त आज़मा है, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है। बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए ज़ाहिर शाह साहब। नाजरीन, जाते जाते उन लोगों का जिक्र करेंगे जो हमारे बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने में मैदान में निकलते हैं, मगर उन्हीं पर गोलियां बरसाई जाती हैं। हुकूमत ने अज़म किया है कि 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाया जाएगा, मगर गुमराह कुन अनसर इस मिशन के रास्ते में रुकावटें डालते हैं। ये पहला वाक़या नहीं, फरवरी में शुमाली वज़ीरिस्तान और चमन में भी सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद किया गया, जबकि लाहौर, भक्कर और कराची में टीमों को हरासानी का सामना रहता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी दुनिया के उन 2 ममालिक में शामिल है जहाँ पर पोलियो का वायरस अब भी मौजूद है। इसकी एक अहम वजह पोलियो मुहिम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा भी है कि ये वैक्सीन नुकसानदेह है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये कतरे ज़िंदगी देते हैं, माजूरी से बचाते हैं और एक महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करते हैं। इनफरादी तौर पर हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हर सूरत पोलियो के कतरे पिलाएं और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। वालिदैन को चाहिए कि अफवाहों के बजाय सच का साथ दें, क्योंकि एक लम्हे की गफलत उम्र भर का पछतावा बन सकती है। पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानें खतरे में डालकर कौम के मुस्तकबिल को बचा रहे हैं। अब फैसला हमें करना है कि हम उनके संगे या फिर खामोश तमाशाई बने रहेंगे। उम्मीद है इस पर अवाम ज़रूर सोचेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म को पहुंचा है। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।